सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। देखो, इसमें छोटे प्रश्न तो सारे ही आ गए, बस इस दो पेज को, इस दो पृष्ठों को आप अच्छे से कर लें। इसमें अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक और निबंधात्मक सभी तरह के प्रश्न आ चुके हैं 12वीं में बोर्ड के दृष्टिकोण से। जितने भी इम्पोर्टेंट कंपटीशन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसमें देखो, बड़ा प्रश्न क्या बन सकता है। बड़े प्रश्न ये दो बनते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, या सीधा डायरेक्ट आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहता है। बहरहाल हम बड़े प्रश्न का जिक्र न करते हुए एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखो, या सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो उनका जीवन परिचय आ जाएगा। तो उससे पहले हम जिक्र करते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि छोटे प्रश्न कितने तरह के बनते हैं। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका, जितने भी लाइव में आए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने और कब की। तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें हमारे सामने यहाँ क्लियर हो जाता है कि स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में की है। और कब की है? 23 जून 1942 को। अब ध्यान रखें, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब एक बात यह है कि ये पेज मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इत्मीनान से इसे देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है 23 जून के बाद 42 में जून, जुलाई, अगस्त में कुछ नहीं। 42 में हम सीधी बात करेंगे, जून के बाद सीधी सितंबर की। तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। और इसकी योजना के पीछे जो दो व्यक्तियों का मुख्य हाथ रहता है, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। जो कि हमने पढ़ा था कि जो भारतीय कैदी ब्रिटिश सेना में भारत के लोग लड़ रहे थे, तो पाकिस्तानी कैप्टन फुजीहारा ने 40,000 ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, और वो सैनिक कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिए गए थे। तो उनको एकत्रित करके कुछ और सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया और इसे रूप दिया था रास बिहारी बोस ने। तो यहाँ यही प्रश्न कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1942। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा 43 में चलते हैं कि ये देखो, आज़ाद हिंद फौज जो है वो प्रसिद्धि आज़ाद हिंद फौज को मिलती है सुभाष चंद्र बोस के कारण। तो सुभाष चंद्र बोस का आगे जीवन परिचय में हम जिक्र करेंगे। बहरहाल हम इसी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने जैसे भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की रास बिहारी बोस ने 1942 बैंकॉक में, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अंग्रेज़ों की जो सत्ता है, वो सरकार है, वो हमें उस सरकार को नहीं मानते। और आज़ाद हिंद फौज के वीर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ही एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। कहाँ पर? सिंगापुर के कैथहॉल में। और कब की? 21 अक्टूबर 1943 को। और आपको पता है, जब इन्होंने अपनी एक अस्थायी सरकार बना दी, जिसको ये कह दिया कि बस ये सरकार है जो भारत का शासन देखेगी, तो जर्मनी, जापान, छोटे छोटे बहुत सारे देशों ने क्या है, इस अस्थायी सरकार को मान्यता, रशिया ने भी मान्यता दे दी थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नारे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अपने भाषण में एक बात कही कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उन्होंने बुलंद किया था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये इम्पोर्टेंट बात रहती है कि आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया था। तो एक तो है रंगून और दूसरा क्या है? सिंगापुर। ये दो ध्यान रखने हैं आपको। रंगून रेडियो स्टेशन के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहाँ मिली? नेताजी की उपाधि मिलती है उनको जर्मनी में, जर्मनी की महिलाओं ने दी थी। आज़ाद हिंद फौज को शॉर्ट में INA कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी।
अब आज़ाद हिंद फौज जो है वो सेना गठित हो गई है और ये भारत पर आक्रमण, अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए योजना बनाती हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने, आप ध्यान करें तो पूर्व की तरफ से भारत में प्रवेश किया और भारत के अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। अंडमान का नाम उन्होंने क्या रखा? शहीद द्वीप। अंडमान का क्या नाम रखेंगे? शहीद द्वीप। और निकोबार का क्या नाम रखा जाएगा? स्वराज्य द्वीप। फिर ये बात कहते हैं तो आपने हमें यही बस छोटे छोटे प्रश्न ये आएंगे कि अंडमान निकोबार का क्या नाम रखा? शहीद द्वीप, स्वराज्य द्वीप। तो उनकी मृत्यु जो है वो एक पहेली सी बन चुकी है जो अभी तक अनसुलझी हुई है। कहते हैं कि 1945 में जापान ने जब आत्मसमर्पण कर दिया था तो फार्मोसा के ताई होकू हवाई अड्डे से ये टोक्यो के लिए रवाना हो रहे थे। तो उस विमान में कहते हैं कि आग लग गई। उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें आग लग गई, उसके बाद बोस का कुछ पता नहीं चला। ये विवादास्पद अभी तक बना हुआ मुद्दा। INA जिसकी कमान 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने संभाली, उसमें ब्रिगेड्स बनाई गई अलग अलग। तो कौन कौन सी ब्रिगेड, नाम ध्यान रखना है, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं के लिए कौन सी ब्रिगेड थी? झांसी रानी रेजिमेंट। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी या कहें आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों, ये इम्पोर्टेंट बात है कि उनके आत्मसमर्पण के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो आज़ाद हिंद फौज के कौन से सैनिकों को गिरफ्तार करके उनके मुकदमा चलाया गया था? वो थे शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और कर्नल सहगल। इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया तो देखो बहुत सारे, जब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भारत में जगह जगह प्रदर्शन हुए, लोगों ने विरोध किया, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे। तो बहुत सारे वकील जैसे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर संप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर संप्रू आदि जो वकील थे वो इनका केस लड़ रहे थे। ये बचाव पक्ष के वकील थे। तो इनमें से नाम याद रखने आपने, कोई 1-2 के नाम जरूर याद रख लेना। भूलाभाई देसाई को जरूर याद रखना है। और उस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कौन से वायसराय ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की सज़ा माफ़ की थी? तो लॉर्ड वेवेल ने ये जो सज़ा है ये माफ़ कर दी थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। आगे जो प्रश्न बनेगा वो ये प्रश्न बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, उनका वर्णन, जीवन परिचय। तो आप ध्यान रखें। और बस ये 6ठा अध्याय जब कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास कल रहेगी। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रही नहीं क्लास कल। तो इसके बाद हम वो राष्ट्रवाद के उदय के कारण वो पढ़ेंगे और छोटे छोटे जल्दी ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। और बोर्ड पे कईयों को ना दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह मैं हस्तलिखित नोट्स बना लिया करूं और इस तरह पढ़ा दिया करूं। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें बोर्ड पर दिखाई नहीं देता। एक तो इसमें वीडियो भी छोटी बनेगी और आपको अक्षर तो कम से कम बढ़िया दिखेंगे। और अगर आप ये कहो कि बोर्ड पर, तो आप वो कमेंट करके बता देना कि सर बोर्ड पर पढ़ाएं, ऐसे ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, इसको मैं आपको नोट्स भी बना के दे दूंगा। और 6वां अध्याय कंप्लीट होते ही हमारा 10 नंबर का काम है भारत का वो जो मैप है, मानचित्र, तो वो मैं आपको याद करवा दूंगा अच्छे से। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता है? उड़ीसा में। पहले आप स्टेट का ध्यान रखेंगे। उड़ीसा की कौन सी जगह? कटक। कब होता है? 1897, 23 जनवरी 1897। विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो आता है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो है 12 जनवरी, ये है 23 जनवरी। इनके पिता का नाम जानकी दास, माता का नाम प्रभावती था। और कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने उड़ीसा में ही प्राप्त की। बाद में इन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास कर दिया और ये नौकरी छोड़कर क्या है, देश सेवा के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और कई बार इनको जेल भी हुई इस सिलसिले में। तो सर्वप्रथम ये गांधी जी का ये जो बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 1920, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं।
और जब ये असहयोग आंदोलन गांधी जी अचानक चोरा चोरी हत्याकांड में समाप्त कर देते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का उसमें विरोध भी करते हैं कि किसी एक जगह की घटना के कारण पूरे देश को सजा देना उचित नहीं था। सुभाष चंद्र बोस, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा प्रश्न यहाँ ये आ सकता है इस तरह से प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो नाम देकर भी पूछा जा सकता है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता त्रिपुरी की कब की, तो सन आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस से बाद में इनके मनमुटाव हो गए 1939 में, तो इन्होंने इस्तीफा दिया। इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस से इस्तीफा देकर मई 1939 में इन्होंने कलकत्ता में ही अलग अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, एक अलग अपना दल बनाया। गांधी जी से इनके विचार जो हैं वो मिलते नहीं थे। गांधी जी ने अपने शुभचिंतक पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने इस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा किया था, तो गांधी जी के जो शुभचिंतक वो हार गए। गांधी जी ने कहा ये मेरी हार ही है, तो उस बात को लेकर इनमें मनमुटाव हो गया। तो इन्होंने यहाँ से क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बाद में एक अलग दल का गठन किया, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ ग्रीन पेन से लिखा हुआ। 1940, अलग अलग पेन से अभी अच्छे से नोट्स बनाऊंगा आगे। 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जेल से छूटने की ये आमरण अनशन पर बैठ गए और अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों ने इनको अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया। तो अंग्रेजों को इन्होंने चकमा दिया। चकमा देकर यहाँ से ये अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जर्मनी पहुँचे, वहाँ हिटलर से मिले। जर्मनी में ही इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई। फिर जर्मनी में जब इनको नेताजी की उपाधि, ये थोड़े फेमस हुए। रास बिहारी बोस को पता चला कि कोई ऐसा क्रांतिवीर आया है, तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण भेजा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस क्या है, सिंगापुर में उनसे मिलते हैं और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल लेते हैं। इन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को, ये हमने बात कर ली, वही बातें दोबारा से आएंगी। दिल्ली चलो का नारा दिया। 18 अगस्त 1945 को दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को लेकर अभी तक जो संशय बना हुआ है, तो वो इनकी मृत्यु के लिए जांच आयोग बिठाया गया था। शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग, इनका गठन किया गया। तो ये प्रश्न टफ है काफ़ी, पूछने वाला एग्जामिनर पूछ ही सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया। तो आप इन तीनों आयोग का गठन नाम याद रखना, हो सकता है वस्तुनिष्ठ में 3 दे दे, कौन सा नहीं है। तो शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग, इनका आप नाम याद रखेंगे। अभी निबंधात्मक प्रश्न 2 बनते हैं। वैसे तो देखिए, छठे अध्याय में आप अगर अच्छे से गांधी जी के तीनों आंदोलन अच्छे से याद कर लो, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, उनको अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा अभ्यास। तो उनमें से आपको एक बड़ा प्रश्न मिलेगा, श्योर है, ये तय है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें तय है एक बड़ा प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन देखो, बड़े प्रश्न ये तो है नहीं एक आएगा, एक तो आना नहीं है, बड़े प्रश्न ज़्यादा ही आएंगे। तो उस चैप्टर में उन दोनों में से आ जाएंगे। कोई स्टूडेंट हो सकता है उनमें से ना आए, तो कौन सा रह जाता है, आज़ाद हिंद फौज पे। इस पर बड़ा नहीं तो छोटा लघुत्रात्मक इनमें से बनने की संभावना रहेगी। तो आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई 2 योगदान या ऐसे कोई छोटा प्रश्न भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान में आप लिखोगे आज़ाद हिंद फौज का गठन। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, इसमें 7-8 पॉइंट बनते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का, देखो पहले होगी स्थापना। आपको पता है मोहन सिंह और उनके मन में विचार आया, वो टोक्यो में 1942 में इसकी स्थापना कर देंगे। बाद में रास बिहारी बोस, पता है आपको, सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इसका सिंगापुर में इसमें की कमान सौंपी जाती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट,
सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार, तो हमने पूर्व में अभी पढ़ा है कि अस्थायी सरकार की स्थापना कब करते हैं, 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के कैथ हॉल में। देखो जो हमने छोटे छोटे प्रश्न पढ़े उन्हीं को आपने क्या है इसमें लाना है। अब मैंने एक एक पॉइंट इसलिए लिखा, एक दो बात आप और भी लिखते हो वो लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। पुनर्गठन कब हुआ, इस समय। अस्थायी सरकार का स्थापना कब हुई, 21, ये दोनों 43 में ही है सन, ये 4 जुलाई है, ये अक्टूबर है। फिर बात आती है दिल्ली चलो, जब उन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी तो उन्होंने क्या कहा कि अब इकट्ठे होते हैं और दिल्ली चलते हैं। तो जब बात ये चली दिल्ली चलो का नारा देता है, तो फिर इनके दिमाग में आया कि क्यों ना भाई आप ऐसे करके याद करो, एक है ना, इनको कर्मानुसार व्यवस्थित करके कि पहले जी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होगी, फिर उसका पुनर्गठन होगा, उसको दोबारा से नया रूप दिया जाएगा। फिर जब पुनर्गठन करने वाला व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस है और वही सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे। अस्थायी सरकार की स्थापना करते उसको बोलेंगे कि अब दिल्ली चलो। जब दिल्ली चलने की बात आएगी तो फिर ये मन में विचार आएगा कि भाई अलग अलग टुकड़ियां बना देते हैं, आप उधर संभालना, आप उधर संभालना, आप उधर संभालना। तो एक ब्रिगेड होगी गांधी नेहरू सुभाष, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, गांधी नेहरू सुभाष ब्रिगेडों का गठन। और इसके जब आप व्याख्या करोगे इन 3 ब्रिगेड के गठन के साथ साथ उन्हें महिलाओं के लिए झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की भी स्थापना की थी। फिर जब वो सेना टुकड़ियां बना दिया, अब वो भारत की तरफ बढ़े और आते ही अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार किया। अंडमान का नाम वो स्वराज्य द्वीप, और ये जो नाम चेंज करके रखते हैं स्वराज्य द्वीप और शहीद द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो नाम चेंज करके रखते हैं। अब जब उन पर अधिकार कर लिया, इसी बीच जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान और जर्मनी इनका सहयोग कर रहे थे। उन दोनों के आत्मसमर्पण के बाद क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सैनिकों पर मुकदमा चलेगा तो उसमें हम वही बात लिखेंगे कि शहनवाज खान और वो ढिल्लों और कर्नल सहगल उन पर मुकदमा चलेगा। फिर भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर संप्रू और जवाहरलाल नेहरू आदि वकील जो हैं, अरुण आसफ अली, वो केस की पैरवाई करेंगे और वेवेल जो हैं वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उनकी सज़ा को माफ़ कर देंगे। फिर हम मूल्यांकन में कहेंगे कि त्याग और बलिदान की भावना बढ़ी इससे क्रांतिकारियों में, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो और इसी से प्रभावित होकर जब सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह पर जुलूस निकले, लोगों ने विरोध किया कि सैनिकों को छोड़ो। और 1946 में बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया था उनकी सज़ा को माफ़ कराने के चक्कर में। तो बम्बई में नौसेना का विद्रोह कब हुआ, फरवरी 1946। ये छोटा प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो बस ये मिलती जुलते स्टेप है कि पहले स्थापना होगी, फिर पुनर्गठन, फिर अस्थायी सरकार, फिर दिल्ली चलो का नारा। जब नारा दे दिया तो सोचा कि ब्रिगेड बना लें, तो ब्रिगेड बना ली। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। फिर आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों व सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। और फिर हम उसमें पढ़ेंगे मूल्यांकन। बस अब लास्ट बात रहती है, 2-3 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा, बड़ी क्लास अब रहेगी नहीं। सुभाष चंद्र बोस, अगर आ जाए कि सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहता है, तब आप पहला पॉइंट क्या बनाओगे, उनका प्रारंभिक जीवन। कटक में ये जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को, उड़ीसा के कटक में, यहाँ ICS की परीक्षा, और वो माता पिता के नाम वो लिख दोगे। फिर अगला स्टेप आप लिखोगे असहयोग आंदोलन में भाग लेना। तो असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उसके इसमें ना ये 2 चीज़ें जरूर याद रखना कि 1921 में उनको 6 माह की सज़ा हो गई, जेल, ठीक है। फिर देखो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, असहयोग आंदोलन पर अभी हम आएंगे, 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और फिर 21 में इनको 6 माह की सज़ा हुई थी। और गांधी जी के विरोध में कि उन्होंने क्यों, तो स्वराज्य पार्टी का गठन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य दल का गठन कब होता है, 1923 में होता है। मोतीलाल नेहरू और CR दास इसका गठन करते हैं। तो इस पॉइंट में असहयोग आंदोलन में तो आपको ये लिखना है कि असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने योगदान दिया, उसमें भाग लिया, और 1921 में उनको 6 माह की सज़ा हो गई। जब स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया तो इन्होंने स्वराज्य दल का प्रचार प्रसार किया। 1924 में ये कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। तो दूसरा पॉइंट कंप्लीट, पहला प्रारंभिक जीवन, फिर असहयोग आंदोलन में भाग लेना, फिर पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करना। तो इसमें हम बात करेंगे कि 3 वर्ष की उनको सज़ा देकर मांडले जेल भेज दिया गया।
बाद में जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी, नेहरू रिपोर्ट में आपको पता है औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। औपनिवेशिक स्वराज्य वो होता है कि हमें आज़ादी दे दो पर अंग्रेज़ों के संरक्षण में, अंग्रेज राज करें उनके संरक्षण में हमें आज़ादी। तो इसका वो नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक मांग का सुभाष चंद्र बोस विरोध करते हैं। तो पहला पॉइंट प्रारंभिक जीवन, फिर असहयोग आंदोलन में भाग लेना, फिर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करना। मूल पॉइंट जरूर याद रखें और हर पॉइंट में एक बात याद कर लिया करो अच्छे से, और एक दो आप वैसे लिख सकते हो। फिर है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना। तो सुभाष चंद्र बोस आपको पता है 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर आपको पता है मनमुटाव के कारण वो त्याग पत्र देते हैं। गांधी जी से विचारात्मक रवैया उनका मिलता नहीं था, और फिर त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने, इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि कांग्रेस में मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और मई 1939 में क्या किया था उन्होंने, अलग एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर क्या है आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया जाता है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आमरण अनशन पर शुरू कर देते हैं। फिर उनको सिपाही क्या है घर में ही नज़रबंद करते हैं, वहाँ से वो चकमा देकर भाग जाएंगे। अब अगला पॉइंट आ जाएगा बोस का जर्मनी पहुँचना। भाग कर कहाँ जाएंगे, जर्मनी। तो जर्मनी, फिर जर्मनी से जापान, जापान से सिंगापुर, सिंगापुर में 1943 में ये सत्ता संभाल, वो आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। फिर तीनों ब्रिगेड का गठन करते हैं, चारों का। फिर बाद में बात आती है आज़ाद हिंद फौज की सफलताएं। तो जो जो काम आज़ाद हिंद फौज ने किया, वो ब्रिगेडों ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया और किस किस को जीता, वो उनकी सफलताएं। और लोगों में, देश में त्याग और बलिदान की भावना जागृत आज़ाद हिंद फौज के कारण ही हुई है। तो आज़ाद हिंद फौज की बातें तो आप इसमें लिख ही दोगे। तो अब आपके लिए ज़रूरी सूचना ये है, आप बता देना बोर्ड पर या ऐसे ऐसे आपको दिखेगा बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये अलग अलग कलर से बढ़िया तरीके से आपको बना के और हाथ से बढ़िया नक्शा बना के एक एक चीज़ उसमें आपको भरनी सिखा दी जाएगी। तो आप जुड़े रहें, और ये अपना काम इतना ही नहीं है, जैसे ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको निरंतर, बस आप लोग मेरे से जुड़ गए, जो जुड़ गए जुड़े रहें। और आगे जो 12वीं के स्टूडेंट आएंगे, आप इतना काम करना, वो मैंने अभी से वर्क शुरू कर दिया। अगले साल 12वीं में किताबें चेंज हो रही है, एनसीईआरटी की लगेगी, तो मैंने क्या किया है उसमें एनसीईआरटी पर बस अभी जल्दी काम शुरू कर दूंगा। 3 किताबें हैं एनसीईआरटी की, तो उस पर जल्दी शुरू कर दूंगा। हस्तलिखित नोट्स टाइम से बनाने, एक छोटी सी बुकलेट बनानी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके जितने स्टूडेंट जानकार हैं, 11वीं में हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन में जो मित्र मंडली, उनको 12वीं का एग्ज़ाम होते ही उनको क्या करना, ग्रुप में आप जोड़ लेना, ताकि वो 12वीं का मैं स्टार्ट कर दूंगा 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम होते ही। ठीक है, तो आप उनको जोड़ लेना, और आपको आगे कंपटीशन की तैयारी भी मिलती रहेगी। जल्दी अलग कंपटीशन की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी, बस थोड़ा सा अस्त व्यस्त है सिस्टम को, क्योंकि फ्री क्लासें देनी है, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो धन्यवाद आपका, जुड़े रहें।